वेलकम टू माय चैनल लर्न विथ लाइफ में आपका स्वागत है। ये हमारा हिंदी व्याकरण का आज का सेशन जो है समास है। हमने 2 टॉपिक ऑलरेडी करवा चुके हैं, जिसमें वर्णमाला हो चुका और दूसरा जो है संधि हो गया। आज का जो चैप्टर है वो समास है। आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। समास होता क्या है? समास जो है, समास शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। पहला सम, जिसको संक्षिप्त कहते हैं, एवं दूसरा जो है आस, जिसको कथन या शब्द कहते हैं, जिसका अर्थ है संक्षिप्त कथन या शब्द। समास की प्रक्रिया में शब्दों का संक्षिप्तीकरण किया जाता है। अथवा सिंपल जो इसकी डिफिनेशन क्या होगी, 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने सार्थक शब्द को समास कहते हैं। तो आपको ये डिफिनेशन याद रखना है। आगे देखते हैं। समास के नियमों से बना शब्द समस्त पद या समासिक शब्द कहलाता है। या मतलब समस्त पदों के सभी पदों के को अलग अलग करने की प्रक्रिया को समास विग्रह या व्यास कहते हैं। जैसे नील कमल का विग्रह क्या होगा? नीला है जो कमल। नोट देखते हैं। समास जो है रचना में प्रायः 2 पद होते हैं। समास रचना में प्रायः 2 पद होते हैं। पहले पद को पूर्व पद या और दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। पूर्व पद को जो है पहला पद कहते हैं और उत्तर पद को बाद का पद कहते हैं। जैसे राजपुत्र में पूर्व पद जो है राज है, मतलब पूर्व मतलब पहले का पद जो है राज है, और उत्तर मतलब बाद का पुत्र जो है पुत्र है। दूसरा नोट देखते हैं। समास के प्रक्रिया में पदों के बीच की विभक्तियां लुप्त हो जाती है। मतलब जो इसके बीच का जो विभक्ति है वो लुप्त हो जाती है। जैसे देखिए, राजा का पुत्र है, तो जो इसमें का जो कारक है, विभक्ति है, ये लुप्त हो जाती है, तो यहाँ राजपुत्र हो गया। यहाँ का विभक्ति लुप्त हो गई है। इसके अलावा कई शब्दों में कुछ विकार भी आ जाता है। जैसे काठ की पुतली, तो काठ के का बन जाना, मतलब काठ के जो है काठ की पुतली जो था, इसमें जो क्या बन गया है, काठ की पुतली। तो जो इसमें की था वो का बन गया। इसमें से घोड़े का सवार, तो इसमें घुड़सवार हो जाता है। जैसे घोड़े के मतलब के जो था या का जो था, वो घा का घू बन गया। जैसे यहाँ घोड़े था, तो इसमें एक ही मात्रा लगा था घोड़े में, एक ही मात्रा जो है यहाँ बन गया ऊ की मात्रा, घुड़सवार। और यहाँ जो था काठ की पुतली, तो काठ के जो था वो यहाँ का खाली का बन गया, कठपुतली हो गया। आगे देखते हैं समास के भेद। अच्छा, समास के अगर भेद पूछे तो आपको 6 लगाना है, लेकिन अगर मुख्य रूप से समास के भेद पूछे तो 4 लगाना है। वो कैसे? तत्पुरुष समास के ये 2 उपभेद हो जाते हैं, जो कर्मधारय समास और द्विगु समास। वैसे तो आपको भेद बताना है एग्जाम में, तो 6 ही मारना है, लेकिन अगर मुख्य रूप से पूछ ले तो आपको 4 लगाना है, अगर ऑप्शन में दिख जाए तो। पहला कौन सा समास है? अव्ययीभाव समास। दूसरा तत्पुरुष समास। तीसरा द्वंद्व समास। चौथा जो है बहुब्रीहि समास। और 2 तत्पुरुष समास में बढ़ जाते हैं, जिसमें कर्मधारय समास हो जाता है, द्विगु समास हो जाता है। नोट देख लेते हैं। हिंदी के अधिकांश भाषा विद्वान कर्मधारय और द्विगु समास को समास का अलग भेद न मानकर समासों की संख्या 6 मानी है। इस प्रकार से समास के 6 भेद माने जाते हैं और मुख्य रूप से 4 माने जाते हैं। तो मुख्य रूप से मैंने बताया कि 4 माने जाते हैं, वैसे आपको 6 बताना है। अच्छा, पदों की प्रधानता के आधार पर वर्गीकरण कैसे किया जाता है? जैसे पूर्व पद प्रधान, मतलब आपको पूछ ले कि अव्ययीभाव समास में की पहचान क्या है, तो इसमें जो है पूर्व पद प्रधान होता है।
तो वो अव्ययी भाव समास हो जाता है। दूसरा क्या, उत्तर परत प्रधान किस में होता है? तत्पुरुष समास में। तत्पुरुष समास में जो है उत्तर परत प्रधान होता है। और तत्पुरुष समास के ही भेद हैं, कर्मधारय और द्विगु, तो इसमें भी उत्तर पद समान हो मतलब उत्तर पद प्रधान होंगे। अगला देखते हैं, दोनों पद प्रधान किस में होते हैं? द्वंद्व समास में। द्वंद्व समास एक ऐसा है जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। कैसे? जैसे माता, माता और पिता, इसमें दोनों की वरीयता जो है सेम ही है। जितनी वैल्यू हमारे जीवन में माँ का है उतने जीवन पिताजी के भी, मतलब दोनों हमारे लिए एकदम सेम बराबर हैं। तो इसमें दोनों पद प्रधान हो जाते हैं। अब आ जाइए चौथा, दोनों पद अप्रधान होते हैं। ये बड़ा मतलब अलग टाइप का है। इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता, इसमें किसी तीसरा का बोध हो जाता है, वो बहुब्री समास हो जाता है। जैसे दशानन, दस है आनंद जिसके अर्थात रावण, तो ये किसी तीसरे को बोध करा जाए तो बहुब्री समास हो जाता है। अब पहले समास से देखते हैं कि पहला समास अव्ययी भाव समास है। इसको डेफिनेशन देखते हैं। जिस समास का पहला पद को मैंने बताया कि उसको पूर्व पद भी कहते हैं। अव्यय तथा प्रधान हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे पहचान इसकी क्या है? पहला पद जो अनु हो। अव्ययी भाव समास की पहचान क्या है? इसमें उपसर्ग हो। ज़्यादातर इसमें जो शब्दों में उपसर्ग मिलेगा आपको, जैसे अनु उपसर्ग है, आ उपसर्ग है, प्रति उपसर्ग है, भर उपसर्ग। ये भर जो है अव्यय है, यथा अव्यय है, यावत अव्यय है, हर अव्यय आदि जो है। अव्यय मतलब ये जो होता है जिसका व्यय न हो, जिसका कोई अर्थ ही न हो, वो अव्यय कहलाता है। नोट देख लेते हैं। हिंदी में प्रति उपसर्ग का प्रयोग न कर संज्ञा के द्विरिक्त करके, संज्ञा को जो है द्विरिक्त करके अव्ययी भाव समास बना लिया जाता है। इस प्रक्रिया में प्रथम शब्द विकृति के रूप में आता है। आपको नहीं समझ में आया, मैं बताता हूँ इसका। द्विरिक्त का मतलब हो जाता है किसी चीज़ को रिपीट कर देना, मतलब बार बार उसी चीज़ को। जैसे ये दिनों दिन आ गया, मतलब दिन को ही रिपीट करके दिन बनाया गया। गांव गांव आ गया, धीरे धीरे आ गया, बीचों बीच आ गया, बराबर आ गया, पहले पहल आ गया, धड़ा धड़ आ गया, खटा खट आ गया आदि। ये शब्द भी अव्ययी भाव समास के ही आते हैं। रातों दिन आ गया। आगे देखते हैं। पूर्व पद अव्यय मतलब पहला पद जो है अव्यय हो तथा बाद का पद उत्तर पद, तो अव्ययी भाव समास होता है। अब समास देख लेते हैं। प्रतिदिन, और इसका जो विग्रह होगा, प्रतिदिन जैसे बार बार रिपीट हुआ है तो इसको जब विग्रह करेंगे प्रत्येक दिन हो जाएगा। अब इसको जब आप तोड़ेंगे तो प्रति अलग हो जाएगा और दिन अलग हो जाएगा। जिसमें से प्रति क्या है? प्रति जो है पूर्व पद है, मतलब पहला पद है, और वो भी अव्यय है, क्योंकि आप इसको तोड़ ही नहीं सकते। इसका जब तोड़ेंगे इसका ती का कोई अर्थ नहीं निकलेगा, इसलिए इसको अव्यय भी कहते हैं। आजन्म अव्ययी भाव समास हो तो जन्म से लेकर, यथा संभव जैसा संभव हो अव्ययी भाव समास ही है। अनुरूप रूप के योग्य अव्ययी भाव समास। भर पेट पेट भर के। प्रतिकूल इच्छा के विरुद्ध। हाथों हाथ हाथ ही हाथ में। आगे देखते हैं। संस्कृत के अव्यय प्रतिदिन, अब इसके एग्जाम्पल्स आप देख लीजिए कौन किस चीज़ के हैं। तो प्रतिदिन ये सब अव्ययी भाव समास के ही हैं। तो प्रतिदिन, यथा शक्ति और यथा शीघ्र, यथार्थ, आजन्म, यथा संभव, आमरण, व्यर्थ, यथाविधि, यथाक्रम, यथास्थान, प्रतिवर्ष, प्रत्येक, प्रत्यक्ष, परोक्ष, निर्भय, सपत्नीक, अनुकूल, अनुरूप, दिन प्रतिदिन, नियमानुसार, उपकूल, समक्ष, मनमना, आपादमस्तक, प्रतिमास, चक्रपाणी, दर्शनाय और भरपूर या भरपेट या सादर, ये सब अव्ययी भाव समास के उदाहरण। अच्छा, हिंदी के अव्यय जिसमें लगे हों उनके एग्जाम्पल देख लेते हैं।
तो अनजाने हो गया, बेखटके हो गया, नी धड़क हो गया, नी डर हो गया, एकाएक हो गया, धीरे धीरे हो गया, धड़ा धड़ा धमाधम हो गया, रात भर हो गया, दिन भर, दिनों दिन, रातों रात, कानों कान, हाथों हाथ, बीचों बीच, बराबर, घर घर, भर कस, हर दिन या बेशर्म। अब बेशर्म में आप आ जाए तो कौन सा समास है तो कैसे पता करेंगे भाई, इसको आप तोड़ दीजिए। बे हो गया प्लस शर्म हो गया, बे उपसर्ग लगा मतलब अब बेभाव समास। आगे देखते हैं दूसरा समास, देखते हैं तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर पद को हमने बताया था कि बाद वाला पद जो प्रधान होता है, जैसे जिस समास में उत्तर पद अथवा बाद का पद, यहाँ लिखा भी है कि बाद का पद प्रधान होता है तथा दोनों पदों के बीच कारक चिन्ह का लोप हो जाता है। इसकी सबसे सिंपल पहचान है कि इसमें तत्पुरुष समास में कारक चिन्ह का लोप हो जाता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। और इसका अधिकतर प्रथम पद जो है संज्ञा अथवा विशेषण होता है। जैसे देखते हैं नोट, तत्पुरुष के विग्रह में कर्ता और संबोधन को छोड़कर शेष विभक्तियां लगती हैं। जैसे राजा, राजकुमार में क्या होगा, राजा का कुमार, यहाँ विभक्ति आ गई। विद्यार्थी, विद्या का अर्थी, यहाँ विभक्ति आ गई। धर्म ग्रंथ, धर्म का ग्रंथ, यहाँ भी विभक्ति आ गई। रचनाकर, रचना को करने वाला, यहाँ भी आ गई। सब तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। अच्छा, तत्पुरुष समास के भी भेद होते हैं। तो विभक्तियों के नामों के आधार पर तत्पुरुष समास के भेद 6 भेद होते हैं। कौन कौन होते हैं, पहला देख लेते हैं। कर्म तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष या द्वितीय तत्पुरुष। इसमें कर्म कारक की विभक्ति को का लोप हो जाता है। जैसे गगनचुंबी, गगन को चूमने वाला। जब इसमें को का लोप हो जाता है तो जैसे गगन को चूमने वाला था तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, गगनचुंबी। को जो है इसमें लोप, मतलब विभक्ति का लोप हो गया। यश को प्राप्त, को जो लोप्त हो जाएगा तो यहाँ यश प्राप्त हो जाएगा। चिड़ियों को मारने वाला चिड़ी मार हो जाएगा। ग्राम को गया हुआ ग्रामगत हो जाएगा। रथ को चलाने वाला रथ चालक हो जाएगा। जेब को कतरने वाला जेब कतरा हो जाएगा। मुंह को तोड़ने वाला मुंह तोड़ हो जाएगा। ये सब तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। माखन को चुराने वाला माखन चोर हो जाएगा। चित्त को चुराने वाला चित्त चोर हो जाएगा। सेकंड देखते हैं करण तत्पुरुष। करण तत्पुरुष की पहचान क्या है, इस तृतीय तत्पुरुष, करण तत्पुरुष को तृतीय तत्पुरुष भी कहते हैं। इसमें जो है करण कारक की विभक्ति से के द्वारा का लोप हो जाता है। जैसे अब यहाँ देख लीजिए, करुणा से पूर्व, यहाँ से जो है लुप्त हो जाएगा। जितने भी यहाँ से दिया है सब लुप्त हो जाएंगे, तो इसको क्या हो जाएगा, करुणा से पूर्व को करुणापूर हो जाएगा। भय से आकुल को भयाकुल कहेंगे। रेखा से अंकित रेखांकित कहेंगे। शोक से ग्रस्त शोकग्रस्त कहेंगे। मद से अंधा मदांत कहते हैं। मन से चाह मनचाहा कहते हैं। पद से दलित पद दलित कहते हैं। सूर द्वारा रचित सूर रचित कहते हैं। अगला देखते हैं विग्रह और समस्त। रस से भरा रस भरा हो जाता है। प्रेम के द्वारा शक्ति प्रेम शक्ति हो जाता है। प्रेम के द्वारा शक्ति प्रेम शक्ति हो जाता है। मद से माता मद माता हो जाता है। रोग से पीड़ित रोग पीड़ित हो जाता है। रोग से ग्रस्त रोग ग्रस्त हो जाता है। मुंह से मांगा मुंह मांगा हो जाता है। जल से शक्ति जल शक्ति। इसके अन्य उदाहरण भी देख लेते हैं। देशद्रोह और पद ललित और तुलसीकृत। शोकाकुल अकाल पीड़ित शोकग्रस्त शोकार्थ। श्रमजीवी कामचोर मुंहचोर। वाल्मीकि रचित। हैदराबाद इलाहाबाद सिकंदराबाद। हस्तलिखित मुख भरा आदि। अगला देखते हैं तीसरा संप्रदान तत्पुरुष। इसको चतुर्थ तत्पुरुष भी कहते हैं। इसमें संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए, संप्रदान कारक की विभक्ति का आपको पता होना चाहिए कि के लिए होता है, ये लुप्त हो जाता है। जैसे प्रयोग के लिए, तो यहाँ के लिए सब लुप्त हो जाएगा, क्या होगा, प्रयोगशाला। स्थान के लिए घर स्नान के लिए घर स्नान घर। यज्ञ के लिए शाला यज्ञशाला। गौ के लिए शाला गौशाला। देश के लिए भक्ति देशभक्ति। डाक के लिए गाड़ी डाक गाड़ी। परीक्षा के लिए भवन परीक्षा भवन। हाथ के लिए कड़ी हथकड़ी। इसके अन्य उदाहरण भी देख लीजिए आप।
रसोई घर, रसोई के लिए घर तो रसोई घर। शिववर्णन, सभा भवन, लोकहित कार्य। माल गोदाम, माल के लिए गोदाम। आप इसको अपने से विच्छेद कर लीजिएगा। पुत्र शोक, पुत्र के लिए शोक। राह खर्च, राह के लिए खर्च। विधानसभा, विधान के लिए सभा। अनाथ, अनाथालय हो गया। पशुशाला हो गया। विद्यालय हो गया। महंगाई भत्ता हो गया। गुरु, गुरु दक्षिणा हो गया या नाच घर हो गया। अगला देखते हैं चौथा अपादान तत्पुरुष को पंचमी तत्पुरुष भी कहते हैं। इसमें जो है अपादान कारक की विभक्ति से अलगाव होने का भाव जो है लुप्त हो जाती है। जैसे धन से हीन, धन से हीन, किसी चीज़ से अलगाव होना, धन से हीन। पद से भ्रष्ट, पद भ्रष्ट। पद से च्युत, पद च्युत। देश से निकाला, देश निकाला। ऋण से मुक्त, ऋण मुक्त। गुण से हीन, गुणहीन। पाप से मुक्त, पाप मुक्त। जल से हीन, जलहीन। अन्य इसका उदाहरण क्या होगा? बलहीन, बल से हीन। धनहीन, धन से हीन। नेत्रहीन, नेत्र से हीन। शक्तिहीन, शक्ति से हीन। बंधन से मुक्त, बंधन मुक्त। कामचोर, काम से चोर, काम चोर। घर से निकाला, घर निकाला। अगला देखते हैं संबंध तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष को खष्टी तत्पुरुष कहते हैं। इसमें संबंध कारक की विभक्ति का, के, की लुप्त हो जाती है। जैसे राजा का पुत्र तो राजपुत्र हो जाता है। राजा की आज्ञा, राजाज्ञा हो जाता है। घर के अधीन, पर के अधीन, पराधीन हो जाता है। राजा का कुमार, राजकुमार। देश की रक्षा, देश रक्षा। शिव का आलय, शिवालय। ग्रह का स्वामी, ग्रह स्वामी। विद्या का सागर, विद्या सागर। इसमें जितने भी संबंध कारक के चिन्ह सब लोप हो जाते हैं। इसी तरह अन्य उदाहरण देख लीजिए, अपना विच्छेद करिएगा। सेना नायक और यमुना तट और गंगा जल, राजभवन। देश सेवा, लोकनायक, देवालय, वीरपुत्र। सभापति, अन्नदान, वीर कन्या। विद्यासागर, पुस्तकालय। राष्ट्रपिता, हिमालय। राजकुमार, पराधीन, घोड़ दौड़ या घोड़ा का दौड़। करोड़पति, पंचक्की। राम भरोसे, जलगाड़ी, बैलगाड़ी। अरबपति, राम कहानी और रानिवास आदि। अगला देखते हैं ये, और लास्ट है ये अधिकरण तत्पुरुष, सप्तमी तत्पुरुष। इसमें जो है अधिकरण कारक की विभक्ति में पर लुप्त हो जाती है। जैसे अधिकरण तत्पुरुष की क्या है? में पर पय तो शोक में मग्न, शोक मग्न हो जाएगा। पुरुषों में उत्तम, पुरुषोत्तम हो जाएगा। आप पर बीती, आप बीती हो जाएगा। ग्रह में प्रवेश, ग्रह में ग्रह प्रवेश हो जाएगा। लोक में प्रिय, लोक प्रिय हो जाएगा। धर्म में वीर, धर्मवीर हो जाता है। कला में श्रेष्ठ, कला श्रेष्ठ हो जाएगा। आनंद में मग्न, आनंद मग्न। एग्जाम में दोनों तरह से पूछा जा सकता है कि आनंद मग्न में कौन सा समास है। तो आपको तो पहले सीधा पूछेगा। पुलिस वुलिस में तो नॉर्मल पूछ लिया जाएगा आनंद मग्न में कौन सा समास है, तो आप तत्पुरुष समास बताएंगे। लेकिन वहीं दरोगा, टीजीटी, पीजीटी सब एग्जामों में पूछ लेगा आनंद में मग्न में कौन सा तत्पुरुष समास है, मतलब कौन सा तत्पुरुष का समास है। तो इसमें भेद वाले दे दिए जाएंगे। अधिकरण तत्पुरुष है कि संबंध तत्पुरुष है, ये भेद दे दिए जाएंगे, तब इसमें पूछा जाएगा। इसके अन्य उदाहरण देख लेते हैं। कवि श्रेष्ठ, नगर प्रवेश या कानाफूसी या वनवास या कला प्रवीण या ग्रामवास या हरफन मौला। इसका जैसे विच्छेद करेंगे तो हरफन में मौला तो हरफन मौला। गंगा में स्नान, गंगा स्नान। प्रेम में मग्न, प्रेम मग्न। अगला देखते हैं, नोट देखते हैं क्या लिखा है नोट में। तत्पुरुष समास के उपयुक्त भेदों के अलावे कुछ अन्य भेद भी हैं जिनमें प्रमुख न समास है। अलुक तत्पुरुष, जिस समास में पद की विभक्ति का लोप नहीं होता उसे अलुक तत्पुरुष कहते हैं। अलुक तत्पुरुष भी बहुत पूछा जाता है। जैसे सीधा ही दे देगा मनसिज, मनसिज में कौन सा समास है, कौन सा तत्पुरुष समास है, तो अलुक तत्पुरुष समास है। मनसिज, मन में उत्पन्न। युधिष्ठिर हो गया, खेचर हो गया, निश्चित हो गया, निश्चिर हो गया, वाचस्पति हो गया, अंतेवासी हो गया, सरसिज हो गया। ये सब अलुक तत्पुरुष के भेद हैं। उपपद तत्पुरुष समास, उपपद तत्पुरुष समास के भी जिस समास का दूसरा पद कृदंत हो
ऐसा कृदंत जिसका स्वतंत्र उपयोग न हो सके वह उपपद तत्पुरुष होता है। जैसे ग्रंथकार, कृतघ्न, शांतिप्रद, लेखक हो गया, चिड़ीमार हो गया, पनडुब्बी हो गया, घुड़चढ़ा हो गया, मुँहचीरा हो गया, लकड़फोड़ हो गया, कनफटा हो गया, कुंभकार हो गया। अगला देखते हैं न तत्पुरुष समास। जिस समास में पूर्व पद में निषेधात्मक, न मतलब निषेधात्मक या नकारात्मक शब्द या अन, न या न गैर आदि आए, जैसे लगे जैसे अधर्म, ना धर्म, गैर वाजिब, ना वाजिब आदि। इसका दूसरा पद संज्ञा या विशेषण भी होता है। इसका देख लेते हैं एग्जाम्पल क्या है। अनागत मतलब ना प्लस आगत हो जाएगा, असत्य आ प्लस सत्य हो जाएगा, अयोग्य ना प्लस योग्य हो जाएगा, अनबन अन प्लस बन हो जाएगा, अनचाहा ना प्लस चाहना हो जाएगा, अकाज अनजाना, अनचाहा, अनपढ़ा, अनहोनी, नालायक, नाबालिग, नापसंद, गैर वाजिब, अन्याय, निर्बल, निर्दोष, अप्रिय आदि। ये सब ना तत्पुरुष के एग्जाम्पल हैं। अगला देखते हैं तीसरा समास क्या है, कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में उत्तर पद प्रधान होता है और इसमें विशेषण विशेष और उपमेय उपमान का भी इसमें जिक्र किया जाता है। जैसे जिस समास के उत्तर पद प्रधान हो, उत्तर पद मैंने बार बार बताया कि उत्तर पद मतलब पहला पद जो है, नहीं, उत्तर पद जो है बाद का पद और पूर्व पद जो है पहले का पद। उत्तर पद प्रधान होता तब पूर्व पद व उत्तर पद में उपमेय उपमान का भी अथवा विशेषण विशेष संबंध हो तो वहाँ कर्मधारय समास होता है। इसकी पहचान देख लेते हैं। विग्रह करने पर दोनों पद के मध्य में है जो के समान आदि आते हैं। इसका सिंपल आप पकड़ लीजिए, है जो के समान आए या विशेषण विशेष के आए या उपमेय उपमान में आए तो आप कर्मधारय समास लगा सकते हैं। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे चरण कमल पूछ लिया जाए तो चरण के समान, कमल के समान है जो चरण, चरण कमल। कनकलता, कनक सी लता, ये भी कर्मधारय समास है। कमल नयन, कमल के समान नयन। प्राण प्रिय, प्राणी के समान प्रिय या प्राण के समान प्रिय। चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख। मृग नयन, मृग के समान नयन। देह लता, देह रूपी लता। क्रोधाग्नि, क्रोध रूपी अग्नि। लाल मणि, लाल है जो मणि। नीलकंठ, नीला है जो कंठ। महापुरुष, महान है जो पुरुष। महादेव, महान है जो देव। इसके अन्य उदाहरण देख लेते हैं। चरण कमल हो गया, जैसे अधमरा हो गया, आधा है जो मरा। पद पंकज हो गया। परमानंद हो गया, परम है जो आनंद। और इसके एग्जाम्पल देख लेते। प्राण प्रिय, लौह पुरुष हो गया। सुकोमल हो गया, नरसिंह हो गया। नील कमल हो गया, नील गाय हो गया। बहुत पूछे जाते हैं नील कमल, नील गाय। कर्मधारय समास। काली मिर्च हो गया, कृष्ण सर्प हो गया। 3.5 आप एक स्टार लगा लीजिए, पूछा जाता है 3.5 में कौन सा समास है, तो इसमें कर्मधारय समास है। महाराज, खड़ी बोली, खुशबू, काला पानी, बदबू, मुख कमल, नवरोज, सज्जन, नवयुवक। कुपुरुष, कुपुरुष मतलब सुंदर है जो पुरुष, ये भी बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। पाणी पल्लव, नीलोत्पन्न, पूर्णरेंदु, परमेश्वर, महाकाव्य, बीरबाला, परमानंद, पुच्छल तारा, महावीर, महाऔषधि, महान है जो औषधि। महाजन, महान है जो जन।
सुंदरलाल, जया जया, ये क्या लिखा, जवां मर्द, जवान है जो मर्द, सही है। नीलापति, भला बुरा, मोटा ताजा, हरा भरा, हरा है जो भरा, मतलब ये जो आप हरा है जो भरा, जब है जो लगा देंगे कर्मधारय समास हो जाएगा। ब्रज दे, ब्रज रूपी है जो दे। चंद्रमुख, चंद्र के समान है मुख, चंद्रमुख। घन श्याम, घन के समान है श्याम। ये सब कर्मधारय समास है। अगला देखते हैं, चौथा देखते हैं द्विगु समास। द्विगु समास की क्या परिभाषा है? द्विगु समास में संख्या पूर्व द्विगु, इसका सूत्र है संख्या पूर्व द्विगु। जिस समास का पूर्व पद, मतलब पूर्व मतलब पहले का पद, संख्यावाची या विशेषण हो, वह द्विगु समास कहलाता है। इसमें समूह या समाहार का बोध कराता है, उसे द्विगु समास कहते हैं। आइए इसके एग्जाम्पल देखते हैं। ये विग्रह है आपका, इधर वाला, और इधर वाला जो है समस्त पद है। तो समस्त पद क्या, सप्त सिंधु है। जब इसका आप विग्रह करोगे तो सात सिंधुओं को समूह, जब भी अगर समूह अमूह आए तो समझ लीजिए आप द्विगु समास में ही है। दो पहरों का समूह, त्रिलोक 3 लोगों का समूह, चौराहा 4 राहों का समूह, नवरात्र 9 रात्रियों का समूह, सप्तऋषि 7 ऋषियों का समूह या सप्तर्षि, पंचमणि 5 मणियों का समूह, सप्ताह 7 दिनों का समूह, त्रिकोण 3 कोणों का समाहार, तिरंगा 3 रंगों का समूह। इसके अन्य एग्जाम्पल देख लेते हैं। अष्टग्रह, सतसई 702 का समूह, बिहारी की है। शताब्दी हो गया, 9 ग्रह 9 ग्रहों का समूह, त्रिशूल हो गया, पंजाब हो गया, त्रिफला 3 फलों का समूह, अठन्नी हो गया 8 आनों का समूह, पंचवटी दोपहर द्विगु। द्विगु में भी द्विगु समास है। त्रियोगी हो गया, पंचपत्र हो गया, इकतारा हो गया, दुगुना हो गया, दो पट्टस हो गया, त्रिभुवन हो गया, त्रिकोणा हो गया, त्रिभुज हो गया, चौमासा हो गया, 4 मासों का समूह, चतुष्पदी हो गया, पंसेरी हो गया, सप्तपदी हो गया, अष्टभुज हो गया, तिरंगा हो गया, 8वारा हो गया, 8 वारों का समूह, इकन्नी हो गया, पंचतंत्र हो गया, पंच प्रमाण हो गया, आदि सब जो है द्विगु समास के उदाहरण है। अब आ जाइए अगला समास, 5वां जो है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास की परिभाषा क्या है? दोनों पद प्रधान होते हैं। इसमें जो है ये मेन है, दोनों पद प्रधान होते हैं। जिस समास के दोनों पद प्रधान हो तथा विग्रह करने पर और अथवा या आ जाए, या एवं लगा रहता है, तो वहाँ द्वंद्व समास होता है। द्वंद्व समास का एक और पहचान आप देख लीजिए कि दोनों पदों के बीच योजक चिन्ह या हाइफन, योजक चिन्ह का चिन्ह ये होता है, जैसे माता, ये चिन्ह लग जाएगा, पिता, ये द्वंद्व समास ही होते हैं। तो आइए इसकी एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे नदी नाले, सब में हाइफन या योजक चिन्ह लगे हैं ना, सब द्वंद्व समास के उदाहरण है। तो नदी नाले, तो इसका भी जब विग्रह करेंगे तो नदी और नाले, अभी बताए थे कि और या एवं या लगे रहेंगे। पाप पुण्य, पाप और पुण्य, सुख दुख, सुख और दुख, गुण और दोष, देश और विदेश, ऊंच नीच, ऊंच या नीच, ये या भी आ गया। आगे पीछे, आगे और पीछे। अगला देखते हैं। नोट देखते हैं। द्वंद्व समास के भी 3 भेद होते हैं। जैसे दरोगम पूछ लिया जाता है कि द्वंद्व समास के भी कितने भेद होते हैं, तो 3 भेद होते हैं। इतरेत्तर द्वंद्व समास, समाहार द्वंद्व समास, वैकल्पिक द्वंद्व समास। तो इतरेत्तर द्वंद्व समास का उदाहरण मतलब देख लेते हैं परिभाषा।
इतरेत्तर द्वंद्व समास में और चिन्ह लुप्त हो जाता है। वह द्वंद्व जिसमें और से भी सभी पद जुड़े हों और पृथक पृथक अस्तित्व रखते हों, इतरेत्तर द्वंद्व कहलाता है। जैसे सुख दुख है तो द्वंद्व समास का एग्जाम्पल, लेकिन इसमें जो है और चिन्ह जो है लुप्त हो जाता है या योजक चिन्ह जो है लुप्त हो जाता है। जैसे ये सेम ही चीज़ लिखा है सुख दुख, गाय बैल, गाय और बैल होता है लेकिन और जो है लुप्त हो गया तो गाय बैल हो गया। दाल भात हो गया, इसको आप क्या लिख सकते हैं, दाल और भात लिख सकते हैं। तन मन धन, तन और मन, तन मन और धन ऐसे लिख सकते हैं लेकिन और लुप्त हो गया। तो इसी तरह सब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं, बाकी आप विच्छेद करते रहिएगा। दूध रोटी हो गया, बेटा बेटी हो गया, बेटा और बेटी, माँ बाप हो गया, भाई बहन हो गया, चिट्ठी पट्टी हो गया, घी गुड़ हो गया, दाल रोटी हो गया, हुक्का पानी हो गया, गुल्ली डंडा हो गया, नमक मिर्च हो गया, घी शक्कर, राम लक्ष्मण, धर्माधर्म, धर्म और अधर्म, लाभ हानि हो गया, धनुर्वाण हो गया, हरिशंकर हो गया, लोटा डोरी हो गया। इसको जब विच्छेद करेंगे तो लोटा और डोरी होता है, लेकिन इतरेत्तर द्वंद्व समास में और जो है लुप्त हो जाता है या योजक चिन्ह जो है लुप्त हो जाता है। लवकुश हो गया, माता पिता हो गया, राधा कृष्ण हो गया, सीताराम हो गया, भला बुरा हो गया, माता पिता हो गया, राधा कृष्ण हो गया, सीताराम हो गया। इसके जब इसको विच्छेद करेंगे तो सीता और राम हो जाता है। सब इतरेत्तर द्वंद्व समास है। भला बुरा, गौरी शंकर, लेन देन, देवासुर, शिव पार्वती आदि। समाहार द्वंद्व समास, इसमें सात सात का बोध कराता है। समाहार मतलब सात सात का बोध कराता है। जिस द्वंद्व समास के उसके पदों के अर्थ के अतिरिक्त उसी प्रकार के अन्य अर्थ का भी ज्ञात होता है तो उसे समाहार द्वंद्व कहते हैं। इस समास में सार्थक शब्दों के साथ निरर्थक शब्द भी आते हैं। तो इसकी सिंपल पहचान ये है कि सार्थक शब्दों के साथ निरर्थक शब्द भी आते हैं, तो यह समाहार द्वंद्व समास हो जाएगा। जैसे देख लीजिए, देखा देखी, भाई देखा शब्द जो है इसमें सार्थक शब्द है। देखना, देखा, इसका अर्थ है देखी क्या है। आस पास, मिठाई सिठाई, मिठाई इसमें मान लीजिए देखिए सार्थक शब्द है। सिठाई क्या है, ये निरर्थक है। तो इसकी जो पहचान है, इसकी यही पहचान है कि इसमें सार्थक और निरर्थक शब्द जैसे शब्द आते हैं, तो ये समाहार द्वंद्व समास हो जाएगा। जैसे और देख लीजिए, कागज वागज, कपड़े वपड़े, चाल डाल, मोल तोल, कपड़े लत्ते, बोल चाल, घास फूस, मोटा ताजा, भूत प्रेत। रियलिटी में सिर्फ भूत होता है लेकिन उसके साथ निरर्थक शब्द लगा देते हैं, भूत प्रेत। हष्ट पुष्ट, बाल बच्चा, मार पीट, दिया बाती, सांप बिच्छू, बातचीत, चाल चलन। लोगों की सिर्फ चाल खराब होती है लेकिन लोग जब बोलते हैं, किसी से बताते हैं तो कहते हैं कि उसकी चाल और चलन खराब है। तो चलन शब्द यहाँ जो है निरर्थक शब्द, इसका कोई अर्थ नहीं होता। जीव जंतु, रुपया पैसा, कंकड़ पत्थर, साग पात, घर द्वार, नहाया धोया। भाई नहा लिया, उसमें धोया क्या है, सिर्फ नहाया जाता है। कहा सुनी, सेठ साहूकार, भाई बंधु, नून तेल आदि, ये सब समाहार द्वंद्व समास के उदाहरण हैं। एक बार फिर इसकी डिफिनेशन बता दे रहा हूँ कि इसके अर्थ में उसी प्रकार के अन्य अर्थ का भी ज्ञात होता है। मतलब सेम अर्थ का ज्ञात होता है लेकिन उसका कोई अर्थ नहीं होता, वो निरर्थक होता है। समाहार द्वंद्व समास कहलाता है। अगला देखते हैं वैकल्पिक द्वंद्व समास। इसमें या अथवा का लोप हो जाता है। मतलब या वैकल्पिक मतलब किस चीज़ का विकल्प दिया जाता है कि ये होगा या होगा, तो जो या आता है उसका लोप हो जाता है। तो जिस समास में दो पदों के बीच या अथवा को लोप हो तो विकल्प सूचक अव्ययी हुए हो, उसे वैकल्पिक द्वंद्व समास कहते हैं। नोट, इस समास में बहुधा दो विपरीतार्थक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अब दो विपरीतार्थक जैसे अपोजिट शब्द क्या हो सकते हैं, पाप करोगे तो उसका विपरीत क्या होगा, पुण्य करोगे तभी काम चलेगा। तो पाप या पुण्य, कोई काम का भला करोगे तो उसका जो विपरीत होगा बुरा,
तो भला और बुरा होगा। किसी चीज़ में थोड़ा तो उसका विपरीत काम क्या होगा, बहुत। ठंडा तो उसका विपरीत गर्म होगा, तो ठंडा और गर्म। आय और व्यय, इधर और उधर, राग और विराग, जीवन और मरण, यश और अपयश, भूखा और प्यासा, ऊंचा और नीचा, यह सब वैकल्पिक द्वंद्व समास है। वैकल्पिक मतलब या तो ऊंचा होगा या तो नीचा होगा। अगला देखते हैं बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, ये अलग समास है। इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता, ये अपने आप में राजा है, बल्कि दोनों पद जो है मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, वहाँ पे बहुब्रीहि समास होता है। जैसे नीलकंठ, नीला है कंठ, जिसका अर्थात भगवान शिव जी की बात कर रहा है। यहाँ प्रश्नों के माध्यम से किसी तीसरे व्यक्ति का नाम ले रहा है, वहीं पे बहुब्रीहि समास हो जाता है। यहाँ पर दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद का अर्थात शिव जी का संकेत किया है, इसलिए यहाँ बहुब्रीहि समास होगा। नोट देख लेते हैं। बहुब्रीहि समास में अन्य पद प्रधान होता है, यही मेन है कि बहुब्रीहि समास में दोनों पद प्रधान नहीं होते, कोई अन्य पद प्रधान होते हैं। अब इसके देख लेते हैं। जैसे लंबोदर आ जाए तो लंबा है उधर, जिसका उधर मतलब पेट होता है, जिसका पेट लंबा है उन तीसरे के बोध करा देता है, गणेश जी होता है। अब इसमें कोई सोनू मोनू तो है नहीं कि जिसका पेट निकल जाए उसको आप कह देंगे, तो ये किसी तीसरे के बोध करा देता है, तो यहाँ पे बहुब्रीहि समास हो जाता है। दशानन, बहुत है आनंद, मतलब बहुत से आनंद है, तो दस आनंद जिसके अर्थात रावण जी के बोध करा रहा है। अच्छा, दशानन कभी कभी ऑप्शन में दे देता है, कर्मधारय समास भी दिया रहता है। 10 आनंद दे दिया जाता है, उसमें द्विगु समास भी रहता है, तो द्विगु समास में पहले पद संख्यावाची होता है, तो आप वहाँ द्विगु समास भी मार सकते हैं। तो पर ऐसा नहीं करना। अगर 10 आनंद दिया है, बहुब्रीहि समास दिया है ऑप्शन में, तो पहली प्राथमिकता आप बहुब्रीहि को देंगे। नहीं तो अगर वहाँ पे द्विगु समास दिया रहे और बहुब्रीहि समास न दिया रहे, तो 10 आनंद में आप द्विगु समास भी लगा सकते हैं, मतलब जिसके 10 है सिर। अगला देख लेते हैं चक्रपाणि, चक्र है पाणी, पाणी में जिसके अर्थात विष्णु जी है। महावीर, महान हैं वीर जो हनुमान जी। अब यहाँ मैंने बताया कि महान है जो, वीर जो है जो, ये भी अगर आ जाए तो आप कर्मधारय समास में चले जाएंगे। लेकिन अगर कर्मधारय की जगह पे वहाँ अगर कर्मधारय के साथ वहाँ बहुब्रीहि समास दिए, तो पहली प्राथमिकता बहुब्रीहि समास को ही दीजिएगा। चतुर्भुज, 4 है भुजाएं जिसकी अर्थात विष्णु जी हैं। प्रधानमंत्री में मंत्रियों में प्रधान है, जो प्रधानमंत्री मतलब जो मंत्रीगण होते हैं उन्हीं में से एक प्रधानमंत्री चुना जाता है, तो उसी चीज़ को मतलब जो प्रधान होता है, मुख्य होता है, उसी को प्रधानमंत्री बोलते हैं। पंकज, पंक में पैदा हो, पंक मतलब कीचड़ होता है, जा मतलब उत्पन्न होता है, तो कीचड़ में जो पैदा हो अर्थात कमल, यहाँ तीसरे की बात कर रहा है इनडायरेक्टली कि पंकज बोल रहा है, लेकिन आपका दिमाग जाना चाहिए कमल की बात कर रहा है। अगला देखते हैं अनहोनी, ना होने वाली घटना मतलब कोई विशेष घटना। गिरिधर, गिरि को धारण करने वाला है अर्थात कृष्ण जी। पीताम्बर, पीत है अंबर जिसका अर्थात कृष्ण जी। निशाचर, निशा में है निशा में विचरण करने वाला यानी राक्षस। निशाचर मतलब जो रात में चलने वाला होता है वो राक्षस होता है। चौलड़ी में 4 है लड़ियाँ जिससे मतलब माला, मतलब आपको अगर बोल दिया जाए कि चौलड़ी में कौन सा समास है, तो बहुब्रीहि समास है, क्योंकि ये आप समझ नहीं पाएंगे कि चौलड़ी है क्या, लेकिन आप जब इसका विच्छेद करेंगे कि 4 है लड़ियाँ, तभी आपको पता चलेगा कि ये किसी माला की बात कर रहा है। त्रिलोचन, 3 है लोचन जिसके अर्थात शिव। अगला देखते हैं, इसी के एग्जाम्पल है चंद्रमौली, चंद्र है मौली पर जिसके अर्थात शिव। विषधर, विष को धारण करने वाला अर्थात सर्प। मृगेंद्र, मृगों का इंद्र अर्थात सिंह। घनश्याम, घन के समान श्याम है जो अर्थात कृष्ण। मृत्युंजय, मृत्यु को जीने वाला अर्थात शंकर जी। इसके अन्य एग्जाम्पल देख लेते हैं चक्रपाणि, बारहसिंगा, चतुर्भुज, जितेंद्रिय, चक्रधर, मुरलीधर, पतझड़ और सरखंडा हो गया, और चंद्रबदन हो गया, और मृगनयनी हो गए। सब बहुब्रीहि समास के उदाहरण, सब बहुब्रीहि समास। अच्छा, कर्मधारय और बहुब्रीहि समास में अंतर क्या है? थोड़ा सा ही डिफरेंस है। दोनों समासों में अंतर समझने के लिए इनके विग्रह
पर ध्यान देना आवश्यक है। मैंने बताया था कि विग्रह इनके जिस टाइप से कर दे, जब भी समूह या समाहार का बोध कराए तब आपको द्विगु में जाना चाहिए। जैसे कर्मधारय समास में एक पद विशेषण या उपमान होता है तो उसे, और दूसरा पद जो है विशेष या उपमेय होता है तो वहाँ कर्मधारय समास हो जाता है। अब जैसे यहाँ नील गमन में नील जो है विशेषण है तथा गमन जो है विशेष से है। इसी तरह चरण कमल में चरण जो है उपमेय है और कमल जो है उपमान है। अतः ये दोनों उदाहरण जो है कर्मधारय समास के हो जाएंगे। तो चरण कमल और नील गमन ये सब आप याद रख लीजिए डायरेक्ट। अब बहुब्री समास के समस्त पद जो है किसी संज्ञा के विशेषण का कार्य करता है। जैसे चक्रधर चक्र को धारण करता है, अर्थात जो श्री कृष्ण जो ये क्या कह रहा है कि विशेषण का काम करता है तो श्री कृष्ण जो है संज्ञा, लेकिन संज्ञा यहाँ विशेषण का काम कर रहा है। कैसे? चक्र को धारण किया है अर्थात किसने, जब आप किसने किया पूछ लिया जाएगा तो जो किसने किया अर्थात श्री कृष्ण जी ने किया, इसका मतलब यहाँ विशेषण का काम कर रहे हैं तो यहाँ जो बहुब्री समास हो जाएगा। ऐसा नीलकंठ नीला है जो कंठ कर्मधारय समास है, लेकिन अगर नीलकंठ इसी में दोनों समास आते हैं। इसका देख रहे विग्रह पे आप डिपेंड करता है। अगर पूछ ले नीला है जो कंठ, है जो आ जाए, जहाँ भी इसकी पहचान जो है जो आ जाए कर्मधारय समास पे आपको जाना है। लेकिन अगर नीलकंठ में ही आ जाए नीला है कंठ जिसका, अर्थात भगवान शिव, मतलब पूरा लिखा रहे अर्थात भगवान शिव, यहाँ तक लिखा रहे अगर आपको, यहाँ तक अगर लिखा रहे तो आपको कर्मधारय मानना। लेकिन अगर आगे तक लिख जाए अर्थात भगवान शिव लगा दे, मतलब किसी तीसरे के बोध कराए तो आप बहुब्री समास मानेंगे। इसी तरह लंबोदर मतलब मोटे पेट वाला लिख दे तो कर्मधारय समास मानना। लेकिन लंबोदर लंबा है उधर जिसका, अर्थात गणेश जी तक लिख दे एग्जाम में तो फिर आपको बहुब्री समास मानना है। द्विगु और बहुब्री समास में अंतर क्या है? छोटा सा ही अंतर इसमें भी है। द्विगु समास का पहला पद संख्यावाचक होता है और विशेषण होता है, और दूसरा पद जो है विशेष होता है, जबकि बहुब्री समास में समस्त पद ही विशेषण का कार्य करता है। मैंने अभी बताया कि विशेषण में जो है, जैसे अभी बताया था कि जो जिसका नाम ले लिया जाता है, जिस भगवान का नाम ले लिया जाता है, वो उसी पद को बताने का काम करता है तो विशेषण का काम कर जाते हैं। अब इसका देख लीजिए आप एग्जाम्पल, चतुर्भुज चार भुजाओं का समूह मतलब द्विगु समास। जब भी समूह या समाहार का बोध कराया मैंने बताया कि आपको द्विगु समास ही मानना है। लेकिन अगर चतुर्भुज में चार है भुजाएं जिसकी तक भी लिख दे तब भी आपको यही मानना है कि चतुर्भुज समास होगा। लेकिन अर्थात विष्णु जी अगर वहाँ अर्थात लगा दें और नाम तक लिख दें तब आपको बहुब्री समास ही मारना, वरना आप गलत हो जाएगा क्वेश्चन। पंचवटी पाँच वटों का समाहार मतलब द्विगु समास आप मारिए। लेकिन वहीं पंचवटी पाँच वटों से घिरा एक निश्चित स्थल, अब यहाँ पूरा आपको बता ही दिया कि किसी स्थल के बारे में बात कर रहा जहाँ वो वनवासी राम ने सीता और लक्ष्मण के साथ निवास किए हैं तो वो बहुब्री समास में चला जाएगा। मतलब जिस चीज़ के बारे में वो बताए पूरा डिटेल ही दे दे तो आपको बहुब्री समास मारना ही मारना है भैया। दशानन भी दो समास होते हैं, देख लीजिए। 10 आननों का समूह या समाना आ रहा है तो आपको द्विगु समास मानना। लेकिन 10 आनन है जिसके तक भी लिख दे तब भी आपको द्विगु समास ही मानना। लेकिन अर्थात रावण जैसे ही लगा दे भैया तो आपको बहुब्री समास में ही जाना है। द्विगु और कर्मधारय समास में भी थोड़ा सा अंतर देख लीजिए कि द्विगु का पहला पद जो हमेशा संख्यावाचक विशेषण होता है और दूसरे पद की गिनती बताता है, जबकि कर्मधारय का एक पद विशेषण होने पर भी संख्यावाचक कभी नहीं होता। भाई कर्मधारय समास में संख्या कभी बता ही नहीं सकता। द्विगु का पहला पद ही विशेषण बनकर प्रयोग में आ जाता है, जबकि कर्मधारय में कोई भी पद दूसरे पद का विशेषण हो सकता है। जैसे नवरत्नों का समूह ये द्विगु समास हो जाएगा। चतुर्वर्ण चार वर्णों का समूह ये भी द्विगु समास हो जाएगा। लेकिन पुरुषोत्तम हो गया, पुरुषों में है उत्तम जो अब है जो आ गया तो भैया कर्मधारय समास को भी छोड़ ही नहीं सकते आप। रक्तोत्पल हो गया, रक्त है जो उत्पल, जो है जो लग गया, जैसे ही है जो लगे आप दौड़ के मारिए कर्मधारय समास।
संधि और समास में अंतर। अच्छा, संधि और समास में भी अंतर हो जाता, थोड़ा सा ही अंतर है। अर्थ की दृष्टि से दोनों शब्द समान होते, भाई दोनों के अर्थ समान होते हैं, क्योंकि संधि में भी विग्रह करते हैं और समास में भी विग्रह करते हैं। इसलिए कह रहा है कि अर्थ की दृष्टि से दोनों शब्द समान ही होते हैं, अर्थात दोनों का अर्थ मेल ही होता है। यद्यपि दोनों में कुछ भिन्नताएं हैं जो इस प्रकार है। क्या है, तो आइए देखते हैं। पहला है कि संधि वर्णों के मेल और समास शब्दों का मेल होता है। सिंपल सी बात है कि इसमें से क्वेश्चन भी बनते हैं डायरेक्ट कि संधि के मतलब वर्णों के मेल को क्या कहते हैं। आपको इतना एग्जाम में लिख के आ जाए कि वर्णों के मेल को क्या कहते हैं, तो संधि कहते हैं। और इतना लिख के आ जाए कि शब्दों के मेल को क्या कहते हैं, तो समास कहते हैं। शब्द लिख जाए तो समास मानना है, वर्ण मिल जाए तो संधि मानना है। ये डिफिनेशन है, इसके बार बार पूछे जाते हैं क्वेश्चन। दूसरा देखते हैं, संधि में वर्णों के योग से वर्ण परिवर्तन भी होता है। संधि में जो वर्णों के योग से ही वर्ण में परिवर्तन होता है। मैंने संधि में बताया, अगर आपने वीडियो नहीं देखा संधि वाला तो 1 घंटे की वीडियो जाके आप देखो, इतना डिटेल में पढ़ाया हूँ कि एक बार आप पढ़ेंगे तो पूरा समझ में आ जाएगा। जबकि समास में ऐसा नहीं होता। समास में मतलब वर्णों के योग से नहीं होता। समास में पूरा, यहाँ दिया ना, शब्दों का मेल होता है। समास में पूरा सेंटेंस का मेल होता है। तीसरा देखते हैं, समास में बहुत से पदों के बीच कारक चिन्हों का अथवा समुच्चय बोधकों का लोप हो जाता है। समास में भैया तत्पुरुष समास है, ये तो कारक चिन्ह को ऑलरेडी आएंगे। जैसे देखिए, विधानालय मतलब विद्यालय के विद्यालय में जो है विद्याधनालय अगर कर देंगे आप तो इसमें संधि हो जाएगा। और राजा का पुत्र अगर कारक चिन्ह आ गया तो समझ लीजिए समास हो गया। संधि के तोड़ने को संधि विच्छेद कहते हैं। संधि को तोड़ने को संधि विच्छेद कहते हैं, जबकि समास के पदों को अलग अलग करने को समास विग्रह कहते हैं। इम्पोर्टेंट है ये। व्यतिहार बहुब्रीहि समास, जैसे लड़ाई झगड़ा। जिस समास में परस्पर प्रतिद्वंदी या दो दलों के आपसी युद्ध साधन और घात प्रतिहार या लड़ाई झगड़ या जो भी है की सूचना देने वालों के पद व्यतिहार बहुब्रीहि समास कहलाते हैं। जैसे लट्ठ और लट्ठा, धक्का मुक्की। इसके एग्जाम्पल ही आप सीधा याद रखिए कि लट्ठ और लट्ठा आ जाए तो ये क्या होगा, व्यतिहार बहुब्रीहि समास होगा। मुक्का मुक्की आ जाए, धक्का मुक्की आ जाए, मुट्ठा मुट्ठी आ जाए, और लट्ठा लाठी आ जाए, लाठा लाठी आ जाए, मारा मारी आ जाए, सूंघा सूंघी आ जाए, ठेला ठेली आ जाए, बाता बाती, डंडा डंडी, गाला गाली या मारा मारी या हंसता हंसती या नोचा नोची आ जाए, तो सब व्यतिहार बहुब्रीहि समास होते हैं। तो ये थे मेरे पढ़ाने का तरीका। अब देख लीजिए कि आपको बुक में थोड़ा सा क्या लिखा था, मैं सोचा आपको भी दिखा दूं। आपको देख लीजिए खुद की बुक में सिर्फ समास के बारे में इतना लिखा। आपको क्या लगता था कि जिस बुक में लिखा था इतने से पढ़ के समास आप समझ सकते थे? नहीं समझ सकते थे। इसलिए मैंने इसको भी ले लिया। इसमें सिंपल दिया, दो या दो से अधिक पदों के संयोग से बना सब समास हो। सब मैंने बता दिया कि 2 पदों के संयोग से जो बनता है वो समास होता है या समासिक पद कहलाता है। और हिंदी में समास के 6 भेद होते हैं, लेकिन अगर मुख्य रूप से पूछ ले आपको तो 4 ही बताना, क्योंकि तत्पुरुष समास के जो हो जाते हैं 2 भेद हो जाते हैं। देख लीजिए 6 हैं। अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास, द्विगु समास और द्वंद्व समास। तत्पुरुष समास के अंतर्गत कर्मधारय और द्विगु आ जाते हैं। कैसे? द्विगु समास में भी कारक चिन्ह आ जाता है और कर्मधारय समास में भी कारक चिन्ह आ जाता है। अच्छा, समास और संधि में अंतर अभी मैंने बताया कि समास और संधि में क्या अंतर, तो यहाँ भी देख लीजिए। संधि में 2 अक्षर परस्पर मिलते हैं, जबकि समास में 2 शब्द मिलते हैं। मतलब संधि में भाई साहब कि 2 अक्षर मिलते हैं। जैसे ये हो गया राम, जैसे राजा का पुत्र, जैसे राजा रानी, ये लिखा है यहाँ देख लेते हैं। जैसे माँ
ये संधि है। जैसे यही देख लेते हैं कि जैसे माँ बाप लिखा है तो माँ और माँ और बाप के बीच में जो चिन्ह लगा है योजक चिन्ह, तो ये समास हो जाएगा। लेकिन स्व लिखा है प्लस छंद लिखा है तो ये दोनों के बीच में संधि हो गई। ध्यान देने योग्य क्या कौन सी बातें देख लीजिए। समास युक्त शब्दों को समस्त पद भी कहते हैं। गौण शब्दों में जिन्हें कारक चिन्हों का लोप कर समास युक्त शब्द बनाए जाते हैं। समास में शब्दों को अलग अलग नाम विग्रह दिया जाता है। समास के शब्दों को अलग नाम विग्रह दिया जाता है। जैसे राम राज्य, राम का राज्य। जैसे राम राज्य है, इसको विग्रह करने पर राम का राज्य हो जाता है। ध्यान देने वाली बात क्या है, इसमें महत का महा हो जाता है जैसे महादेव। शब्द के अंत में रात्रि का रात्र हो जाता है जैसे नवरात्र। शब्द के अंत में राजन का राज रह जाता जैसे धर्मराज। संज्ञा का नू नहीं रहता जैसे हस्तिशावक। अच्छा, समासिक शब्द के अंत में नाभि का नाभ हो जाता जैसे पद्मनाभ। और तत्पुरुष समास तथा द्वंद्व समास के मध्य में आ जाता है जैसे शिवरात्रि या विश्वामित्र। अच्छा, समास के अंत में अच्छी का अच्छ या अच्छी हो जाता है जैसे रुद्राक्ष या मीनाक्षी। अब इसके प्रश्न देख लेते हैं भैया कि कौन सा इसमें जो प्रश्न बन सकते हैं, देख लेते हैं। प्रत्यक्ष, अपना भी आप जवाब देते रहिएगा, पढ़ तो चुके ही हैं, समझ में भी आया होगा। ना भी समझ में आया हो तो 1 से 2 बार वीडियो देखेंगे और पॉज करके वीडियो समझने की कोशिश किया करें। देखते हैं पहला क्वेश्चन, प्रत्यक्ष शब्द में कौन सा समास है। प्रत्यक्ष मैंने बताया था कि अव्ययी भाव समास में पहला पद या तो अव्यय होगा या मोस्टली उसमें जो है आपको प्रत्यय शब्द मिलेंगे। तो प्रत्यक्ष में प्रा उपसर्ग टाइप में दिख रहा है आपको, तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। पंकज में कौन सा समास होगा, मैंने बताया पंकज में मतलब कीचड़ में उत्पन्न होने वाला क्या होगा, कमल की बात कर रहा है भैया, तो कर्मधारय वो बहुब्रीहि समास में चला जाएगा। तीसरे पद का बोधव्रत का रहा। अच्छा, किस समास का पहला पद प्रधान होता है, देख लो, पहला पद प्रधान होता है पूछ लिया। अव्ययी भाव समास बता के मैं थक गया भाई कि पहला पद अव्यय होता है और पहला ही पद इसमें जो है प्रधान होता है। ये सही हो गया। धर्माधर्म, भाई ये दोनों इसमें मेन है, धर्माधर्म दोनों मेन है, जैसे माता पिता दोनों मेन है हमारे लिए। तो धर्माधर्म में भी जो चीज़ रिपीट हो जाए द्वंद्व समास, दोनों बराबर के हैं, धर्माधर्म। प्राप्तांक में समास बताइए। प्राप्तांक में समास तत्पुरुष समास है भैया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। त्रिफला, 3 फलों का समूह या समाहार, भैया द्विगु समास है इसमें। तो उम्मीद करता हूँ कि अब आपको समझ में आया होगा, क्वेश्चन भी करने में अच्छा लग रहा होगा। निर्धन में कौन सा समास है भैया, निर्धन में आपका जो समास हो जाएगा बहुब्रीहि समास हो जाएगा। इसका सही जवाब जो हो जाएगा बी नंबर। महात्मा में समास बताइए। महान है जो आत्मा है, कितना बताया है, जो आ जाए तो कर्मधार है मानना है आपको। काहे भैया, निम्नलिखित में से किस शब्द में कर्मधारय समास नहीं है। अब बताओ, इसमें कर्मधारय समास नहीं पूछ ला। कर्मधारय समास पीताम्बर, पीला है पीताम्बर भैया पीला है जिसके मतलब इसमें तो है जो परमेश्वर परम में है, ईश्वर है जो है, महाजन महान है जो है इसमें। अब कर्मधारय समास नहीं है तो भारतवासी में नहीं है भैया। इसका सही जवाब जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
इस समास में पहला पद संख्यावाचक होता है। मतलब किस समास में पहले पद संख्यावाचक? भैया बताते बताते थक गया। द्विगु समास में पहला पद जो है संख्यावाचक होता है और समाहार का बोध कराता है, मतलब समूह का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूर्योदय में समास बताइए भैया। सूर्योदय में समास होगा आपका सूर्य में उदय। सूर्य में उदय, सूर्य में उदय में कारक विभक्ति आ गई, तत्पुरुष समास। युधिष्ठिर में समास बताइए। युद्ध के लिए, युद्ध में स्थिर, तो इसमें जो है बहुब्रीहि समास हो जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर। किस शब्द में द्वंद्व समास नहीं है? राजा रंक, गंगा यमुना, बंधन मुक्त। भाई किस चीज़ को बांधोगे तो मुक्त करोगे, अपोजिट के बराबर है कि नहीं? तो इसमें जो हो जाएगा न्यूनाधिक में नहीं होगा। इसका सही जवाब जो हो जाएगा ए नंबर। सड़ानन में बहुब्रीहि समास है भैया। सड़ानन बहुब्रीहि समास, ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुख दुख में कौन सा समास है भैया? सुख दुख, देखो योजक चिन्ह लगा, सीधा मारो इसको आप, ए नंबर। किस समास में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते? कितनी बार बताया हूँ कि मतलब कितनी अजीब बात है जिसमें दोनों पद प्रधान नहीं होते, किसी तीसरे पद का बोध कराता है। भैया कौन सा समास हो जाएगा? बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास, दशानन बहुब्रीहि समास। नरसिंह में कौन सा समास है? नरसिंह में समास बताइए भैया। नर में है जो सिंह, है जो सिंह, है जो सिंह, है जो सिंह, कर्मधारय समास। इकलौता में समास बताइए। इकलौता में कौन सा समास है भैया? इकलौता में आपका हो जाएगा द्विगु समास। एकलौता, एक है। पथ भ्रष्ट में कौन सा समास होगा? तो प्रथ से भ्रष्ट भैया। इसका तो सही जवाब हो जाएगा, कारक चिन्ह आ गया से, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर। देश सेवा में समास बताइए। तो तत्पुरुष देश की सेवा भैया, संबंध तत्पुरुष है इसमें। इसका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर। जिसके 3 नेत्र हैं का समासिक पद क्या होगा भैया? त्रिनेत्र होगा। 3 नेत्र वाले को त्रिनेत्र कहते हैं। इसका सही जवाब भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्रम के अनुसार का समासिक पद क्या होगा? क्रमानुसार में, ये भी पूछने लायक है। पीला है वस्त्र जिसका अर्थात पीताम्बर। इसका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर। एक तारा किस समास का उदाहरण है भैया? अभी बताया हूँ कि द्विगु समास है। इसका सही जवाब हो जाएगा द्विगु समास। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हथकड़ी किस समास का उदाहरण है? हथकड़ी किस समास का उदाहरण है? हथकड़ी जो है हाथ की कड़ी, तत्पुरुष समास है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिस समास में से कारक चिन्ह का लोप हो जाए भैया। से अपादान, अपादान से, अपादान से अलगाव, पेड़ से पत्ता गिरा अलगाव, सब अपादान होगा। जब समस्त पद का एक खंड विशेषण हो तथा वह समास, विशेषण विशेष का क्या बताया था मैंने कि कर्मधारय समास होगा। इसमें भी आप भूल जाएं तो फिर गलत बात। जिस समास का पूर्व खंड प्रधान हो, पूर्व मतलब पहले का पद, अब पहले का पद किसका प्रधान है भैया? अव्ययी भाव समास। बता बता के थक गया मैं। जिस कर्मधारय समास का पूर्व पद संख्यावाचक तथा समस्त पद समूह का बोध कराए भैया। कर्मधारय समास यहाँ दिया जरूर है, लेकिन पूर्व पद मतलब पहले का पद संख्यावाचक हो तो संख्या किस में आएगा? द्विगु में ही तो आएगा। अच्छा, यहाँ भी कर्मधारय दिया होता तो कर्मधारय समास लोग मार देते। 2 रंग है जिसमें के लिए क्या होगा? हाँ, दर्जी, दर्जी तो होगा ही नहीं। दरवा, दरवा नहीं होगा। दोहरावा नहीं। दुरंगा, दुरंगा, दुरंगा। इसका सही जवाब बी हो जाएगा।
बेलाग शब्द में कौन सा समास? बेलाग भैया, बे उपसर्ग लगा है, सीधा मारो। अब बेईभाव समास, कुछ सोचना ही नहीं। भर पेट, फिर आ गया बेईभाव समास के भर पेट, दिनों दिन, हाथों हाथ, सब अब बेईभाव समास, सब अब बेईभाव समास मारो। 32 का ये नंबर। गगन चुम्बी, गगन को भैया कारक चिन्ह आ गया, गगन को चूमने वाला तत्पुरुष समास नहीं मार सकते आप? मारो। निम्नलिखित में से किस शब्द में तत्पुरुष समास नहीं है? तत्पुरुष समास नहीं है पूछ रहा है भैया, कैसे पता करोगे कि तत्पुरुष समास नहीं है? तो समक्ष में तत्पुरुष समास नहीं है, बाकी में है। कैसे है? पद दलित, पद, इसका तो विच्छेद मुझे नहीं पता। ग्रह, ग्रहागत, ग्रह को आगत, इसमें तत्पुरुष समास मतलब है। अकाल से पीड़ित, अकाल से पीड़ित, इसमें भी कारक चिन्ह, लेकिन पद दलित मुझे लगता है पद से लित या लिप्त ऐसे कुछ होगा इसका एग्जाम्पल, तो ये समक्ष नहीं है। कवि श्रेष्ठ में कौन सा समास है? कवियों में श्रेष्ठ, भैया कारक चिन्ह आ गया। अब बताओ इसमें क्या रखा था? तत्पुरुष समास होगा कि नहीं होगा? राम लक्ष्मण में भैया द्वंद्व समास, भैया इसमें राम लक्ष्मण में क्या होगा? दोनों में क्या समानता है? द्वंद्व समास होंगे। राधा कृष्ण में देख लो, बार बार वही पूछा जा रहा है कि इसमें तो चिन्ह दे दिया, तो इसमें तो और आप मान लेंगे द्वंद्व समास। दशानन बहुब्री समास, दशानन, दशानन बहुब्री समास, आप ऐसे याद रखिए, दशानन बहुब्री समास, दशानन बहुत सर हैं, दशानन बहुत सर हैं, बहुब्री समास मार के चले आइए। दशयानन अर्थात रावण जी। लंबोदर में समास बताइए, बहुब्री समास है भैया। लंबोदर में लंबा है उधर, तीसरे का बोध कराएं अर्थात गणेश जी, उधर मतलब पेट होता है। घर द्वार, इसमें सीधा लगा है, द्वंद्व समास मारो। जिसमें भी आपको योजक चिन्ह लग रहा है द्वंद्व समास मारो। धक्का मुक्की, धक्का मुक्की, धक्का मुक्की, भैया धक्का मुक्की मत करो। इसमें कौन सा समास है? तो धक्का मुक्की में आपको तो समास हो जाएगा बहुब्री समास। वैसे तो इसमें समास बताया गया धक्का और मुक्की, लेकिन बुक में जो है बहुब्री समास लगवाया गया, तो आप भी एक बार चेक कर लीजिएगा, बाय डिफ़ॉल्ट मान लो। अगला देखते हैं, स्वर्ग प्राप्त। स्वर्ग को प्राप्त, भैया जैसे स्वर्ग को कारक चिन्ह आ जाए, सोचना ही नहीं आपको, तत्पुरुष मारो। अब इसमें स्वर्ग को प्राप्त संबंध तत्पुरुष समास है, इसमें स्वर्ग की प्राप्ति। अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित, भैया से होगा अपादान कारक वाला। अगला देखिए, देश सेवा का सही समास भी गिरा रहे, देश की सेवा करेंगे, ना कि देश में सेवा, देश की सेवा करेंगे भैया, संबंध वाला है। सीताराम सही समास विग्रह, सीता और राम होगा। योजक चिन्ह का मतलब ही आप और लगाकर इसकी व्याख्या कर दीजिए, सीता और राम। चतुर्भुज में किस समास का उदाहरण? भैया चतुर्भुज, मैंने बताया था कि चतुर्भुज किस समास का उदाहरण है, तो दिगु में मत जाइएगा, जब तक बहुब्री समास बैठा रहे आप वहीं जाइए, चाहे आपका क्वेश्चन क्यों ना गलत हो जाए, क्योंकि आयोग हमेशा बहुब्री में ही मानता है। इसका सही जवाब ये हो जाएगा। अब इसका आपको चार भुजाएं, जिसकी अर्थात विष्णु जी की बात करेंगे। अब यहाँ तो नहीं दिया इसमें, तो आप तब भी आप बहुब्री समास ही मारें। शूलपाणी, शूलपाणी में किसका हो जाएगा? इसमें भी बहुब्री समास हो जाएगा, क्योंकि जिसके हाथों में है चक्र, शूलपाणी मतलब चक्र ही होता है, तो सही जवाब डी हो जाएगा। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, भैया से आ गया, तो इसमें जब कारक चिन्ह आ गया तो उसका सही जवाब जो हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नर के सदृश सिंह किस शब्द का समास विग्रह है? तो नरसिंह का। अब नरसिंह
नरसिंह इसमें जो है ऐसे लिखा जाएगा, ना कि नरसिंह। देश विदेश किस समास का उदाहरण? भैया देश विदेश दोनों सेम ही होता है, और दो चीज़ जब बराबर की चीज़ हो जाएं, माता पिता जैसे हो जाएं, आप सिर्फ माता पिता को याद रख लीजिए, हर समास आपका बन जाएगा द्वंद्व वाला। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर। पंचवटी भैया द्विगु समास, 5 वटों का समूह, या इसका सही जवाब जो हो जाएगा सी नंबर। नवरत्न में कौन सा समास है? भैया 9 रत्नों का समूह, द्विगु समास, ये भी हो जाएगा। चंद्रमुख किस समास का उदाहरण है? भैया चंद्र सामुख, अर्थात इसका क्या होगा? चंद्र के समान मुख वाली, मतलब चंद्रमुखी। तो इसका जो हो जाएगा कर्मधारय, चंद्र सा है मुख जिसका, अर्थात चंद्रमुखी। अगला देखते हैं, कहा सुनी तथा अन्न जल। अच्छा, कहा सुनी से तो आप नहीं पकड़ सकते थे मान लो, लेकिन अन्न जल जैसे दे दिया तब तो पकड़ सकते थे ना। ये सब एग्ज़ाम में करने के आइडिया है, पकड़ने का क्वेश्चन तरीका है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा डी नंबर। अगला देखते हैं, चंद्रमौली किस समास का उदाहरण है? तो चंद्रमौली में बहुब्रीहि समास का उदाहरण है, क्योंकि चंद्र पर मौली है जिसके अर्थात शिव जी की बात कर रहा है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा बी नंबर। अगला देखते हैं, गिरधर किस समास का उदाहरण? गिरि को धारण करने वाला। अब कौन है गिरि को धारण करने वाले? तो कृष्ण जी हैं, तो इसका भी बहुब्रीहि समास होगा। भैया तीसरे की बोध कराए, बहुब्रीहि में भाग जाओ आप। नेक नाम शब्द किस समास का उदाहरण? मैंने इसको सर्च किया था तो नेट में तो बता रहा था इसका समास ही नहीं होता, लेकिन जब बुक में ऑलरेडी छपा तो समझ सकते हैं आप। अब जो बुक में लगवाया क्वेश्चन में मैं वही लगवा दे रहा हूँ। नेक नाम में बहुब्रीहि समास लगाए हैं, तो इसका तो सही जवाब हो जाएगा सी नंबर। बाकी आप सर्च करिएगा, शायद कुछ अलग दिखे तो कमेंट करके बताइएगा। मोक्ष प्राप्त किस समास का उदाहरण है? तो मोक्ष प्राप्त जो है तत्पुरुष समास, मोक्ष को प्राप्त, कारक चिन्ह आ जाए या मोक्ष को प्राप्त है तो फिर समझिए कि आप तत्पुरुष समास में चले गए। नगर प्रवेश में समास, जैसे इसमें तत्पुरुष लगवा रहा है। लास्ट क्वेश्चन है, महाकवि शब्द में सन्निहित समास है, तो इसमें कर्मधारय समास होगा। तो ये था हिंदी के समास का चैप्टर, जो मैंने बहुत डिटेल में आपको समझाया। उम्मीद करूँगा कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और लास्ट तक बने हैं तो उसके लिए थैंक यू, क्योंकि हर कोई लास्ट तक नहीं रुकता। और 2-1 क्वेश्चन मिसप्रिंट हुआ हो तो ह्यूमन एरर हो जाता है, उसको आप इग्नोर करिए, और आप अपने नोट्स में जब लिखिए तो उसको शुद्ध रूप से लिखिए। वीडियो अब इसमें एडिट तो हो नहीं सकती, तो आगामी वीडियो में उसका डिस्कस कर सकते हैं, अगर आप बता दिए कि ये क्वेश्चन ऐसे होगा जैसे होगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में अगले चैप्टर के साथ, ऐसे फुल डिटेल के साथ पढ़ाएंगे उसमें भी। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, और दोस्तों के साथ ग्रुप में भी अपने शेयर कर दीजिए, और चैनल पे अगर आ गए ना तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। अब वीडियो पसंद आ जाए हो तो लाइक कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।